अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हाजिर हूँ मैं एमआईएम से जुड़ी हुई उन खबरों को लेकर के जो बहुत अहम हैं एमआईएम पार्टी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। आज बिहार के पहले फेज़ का इलेक्शन हो चुका है और दैनिक भास्कर के मुताबिक 64.41% वोट हुए हैं और कुछ खबरों में मैंने देखा 66% वोटिंग हुए हैं। तो बहुत अच्छा वोटिंग रहा और मेरा ख़्याल है कि मुज़फ़्फ़रपुर का जो मैं डेटा देख रहा था उसमें 70.0% वोटिंग हुई है। यानी कि मुज़फ़्फ़रपुर ऐसा इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है और समस्तीपुर एक ऐसा इलाका है और उसमें भी अच्छी वोटिंग है। और समस्तीपुर तो खैर इसलिए मैं कहूँगा कि मेरे जानने वाले हैं, वो बाहर रहते हैं, वो लोग बाकायदा वोटिंग करने के लिए आए, इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए पैसे खर्च करके अपने गांव पहुंचे और वोट किया। इसी तरह पूरे बिहार में लोगों ने वोट किया। बहुत लोग छठ पर्व मनाने आए और वो लोग भी रुक गए और अपने वोटिंग का इस्तेमाल करने के लिए बिहार में रुके और वोट किया। तो दोस्तों आज जो कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं उसके अलावा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन हुए हैं और ये इसके लिए सभी को मुबारकबाद। और कुछ एक बातें हैं जहां विवाद हुई हैं। दूसरा फेज़ का इलेक्शन बाकी है जो बहुत करीब है और उसके लिए पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और वो सारे शस्त्र इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्हें इस वक्त लगता है। मैं बता दूं कि अभी इन दिनों जो असदुद्दीन ओवैसी साहब और को लेकर के जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया था, चरमपंथी कहा था, जिसके लिए मैंने अपने वीडियो भी बनाया था और मैंने कहा था कि तेजस्वी यादव का बयान रमेश विधुड़ी, जिन्होंने साहब को, दानिश अली जो सांसद थे, उनके लिए इस्तेमाल किया था, उसके बराबर ही इर्द गिर्द नज़र आता है। अब देखिए दोस्तों, दानिश अली के साथ जो इस तरह की बातें हुई, ये जो घटना हुआ, उसके लिए पूरा हंगामा मचा। और लेकिन अफसोस इस बात का है कि तेजस्वी ने जब ये बातें कही तो किसी भी तरह की बातें नहीं हुई और सिर्फ एमआईएम और एमआईएम से जुड़े हुए लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और कहीं ना कहीं इसका असर हुआ। आज मैंने देखा कि किशनगंज में तेजस्वी यादव एक रैली को संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने शायद 6 मिनट 5 मिनट के अपने भाषण में कहीं भी ओवैसी साहब और एमआईएम को टारगेट नहीं किया। ये अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात कहूँगा क्योंकि महागठबंधन ने अपने शस्त्र को मतलब छोड़ दिया है। अब शस्त्र कौन है? ये जो मुसलमान नेता हैं, जो हमारे लीडर हैं, जो मुसलमान के लीडर होने का दावा पेश करते हैं, जिसे हम नहीं मानते, मैं नहीं मानता, इसी तरह मेरी तरह कई लोग नहीं मानते। और वो जो इनके औजार हैं, इनके हथियार हैं, वो इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग हैं, इकरा हसन जो हमारी बहन हैं, वो हैं जिनको अभी इस्तेमाल करने के लिए मंच दिया गया और वो आकर के एमआईएम के ख़िलाफ़ काफ़ी कुछ बोली। तो इस तरह से ये लोग एक्टिव हो गए हैं, तो ये बेचारे नहीं बोल रहे हैं, अब ये लोग बोल रहे हैं। अब इकरा हसन बहन जो है वो, उन्होंने अपने मन से कहा कि देखिए, जब ओवैसी साहब की इस तरह के लोगों की टीम जब आए आपके घर पे, तो आप बैठाइए, लेकिन उनसे सवाल पूछिए कि क्या वो सरकार बना पाएंगे ये कुछ एक सीट ले करके। देखिए इकरा, आपको अपनी पार्टी का मतलब जो गठबंधन है उसको सपोर्ट करना आपकी मजबूरी है, लेकिन ऐसे भी मतलब सवाल मत कर दीजिए कि आपकी एजुकेशन पे सवाल उठ जाए। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं और हम सब मतलब एहतराम करते हैं आपका, लेकिन जब इस तरह के सवाल आप करेंगे कि कुछ अकेली लड़ने वाली पार्टी और जो कुछ एक सीट लाएगी, तो वो क्या सरकार बना सकती है? नहीं, सरकार नहीं बना सकती है। हो सकता है अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो बिल्कुल बना लेगी, लेकिन अगर नहीं भी बना सकती तो पिछले बार की बात याद कीजिए कि 10 बजे से 11 बजे के बीच जब काउंटिंग चल रही थी और दोनों महागठबंधन और एनडीए को बराबर बराबर सीट मिल रही थी, तो एक प्रवक्ता थे महागठबंधन के, उन्होंने कहा था कि हम तो सरकार बना रहे हैं क्योंकि एमआईएम हमें सपोर्ट करेगी। और ये तो हम सब लोग जानते हैं, आप भी जानती हैं अच्छी तरह से कि एमआईएम आपको ही सपोर्ट करेगी, महागठबंधन को ही करेगी। अब आप इस तरह के सवाल करेंगे तो आप पे सवालिया निशान तो ज़रूर उठेगा। इकरा हसन, आप जब इस तरह के बयान देती हैं, या तो आप बेवकूफ़ समझती हैं
दुनिया को, या आप खुद बेवकूफ़ हैं? मुझे नहीं लगता आप बेवकूफ़ हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन बेवकूफ़ समझना बंद कर दीजिए। अब अच्छा, इकरा हसन साहिबा को सैयदा फलक जो हैं, जो एमआईएम की प्रवक्ता है हमारी बहन, उन्होंने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है ट्विटर पर। ये देखिए आप। कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। और जो तुम ये बात बोल रही हो कि यहाँ पे हम हुकूमत तो नहीं बना सकते, तो तेलंगाना में भी वैसे हमारी कोई हुकूमत नहीं है, वहाँ भी हमारी हुकूमत नहीं है। 119 में से वहाँ सिर्फ हमारे 7 एमएलए और 17 में से 1 एमपी है, लेकिन वहाँ जो भी हुकूमत होती है उनको हमारी जरूरत पड़ती है, हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ती। सैयदा फलक जो हैं, उन्होंने बेहतरीन जवाब दिया है ट्विटर पर। उन्होंने लिखा कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम नहीं है, बल्कि असली आवाज़ है मजलूमों की। और उन्होंने आगे कहा कि जो लोग मुसलमानों की एकता से डरते हैं वही हमें बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो हमारी इत्तेहाद की ताकत से भी हुकूमतें भी झुक जाएंगी। ये होती है ताकत। सत्ता की लालच तो आपकी पार्टी को है, आप किसी के साथ भी अलायंस कर सकते हैं, लेकिन एमआईएम की बात अलग है। तो आपको समझना होगा, आप अपने बयान इस तरह से दीजिए कि लोग आपके ऊपर सवाल ना उठाएं। तो इसी में एक कड़ी यानी कि एक कदम आगे बढ़ करके हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं, वो हमला बोल रहे हैं एमआईएम के ऊपर में। अब आप समझिए कि इमरान साहब, आप खुद बताइए, आपकी लड़ाई तो एनडीए के साथ में है, आपकी लड़ाई एनडीए के साथ में है, और आप हमला बोल रहे हैं सीमांचल में आकर के एमआईएम के ऊपर में। अरे जब एमआईएम अहमियत नहीं रखती है तो फिर आप उस पर हमला क्यों बोल रहे हैं? आपके भाषण में तो सबसे ज़्यादा एमआईएम नज़र आ रहा है, बीजेपी नहीं। आप मंच से जब बात करते हैं तो एमआईएम के ऊपर में हमला करते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू देते हैं तो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। हम लोग सब समझते हैं इन चीज़ों को। तो आप अपने पार्टी का हक अदा कर रहे हैं, जो आपको मलाई दिया है उसकी कीमत चुका रहे हैं आप। लेकिन जनता जानती है, आप इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी, आप जैसे जो नेता हैं, वो आप अपने इलाके में जीत जाएं तो वही गनीमत है। हाँफ हाँफ करके तो आप जीतते हैं। आप चले हैं हिंदुस्तान भर में तकरीर करने के लिए, वहाँ पे लोगों को समझाने के लिए। अब लोग जान गए हैं कि आप उनकी आवाज़ कौन उठाता है, उनके मसाइल कौन उठाता है, उन पे उनके जुल्म सितम की कहानी कौन कहता है, मंच से किसने आवाज़ बुलंद की है। तो ये सब लोग जानते हैं। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, ये खाना पूर्ति है। अगर अल्लाह ने चाहा तो इमाम की ज़रूरत पड़ेगी आपको सरकार बनाने में, तब मैं आपके यही भाषण मैं रिपीट करूंगा अपने वीडियो में, जो आप लोगों ने कहा कि क्या कर सकती है एमआईएम, तब मैं बताऊंगा। लेकिन मुझे मालूम है आप सब नेता लोग हैं, हम जैसे साफ दिल से के लोग नहीं हैं, आम लोग नहीं हैं। आप लोग उस वक्त कहेंगे हाँ ठीक है, पॉलिटिक्स में होता है, ऐसे बयान दिए जाते हैं, तो आप लोग निकल लेंगे। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप जब कहती हैं कि छोटी पार्टी है, कुछ सीट जीत करके क्या कर लोगे और अकेले क्या कर लोगे, अरे जब जीत जाएंगे तो आपको ही ये पार्टी की ज़रूरत होगी। और आप महागठबंधन से सवाल क्यों नहीं करती हैं, उनसे पूछती क्यों नहीं कि यही जीते हुए जो विधायक थे, उनके 4 विधायक को आपने डकैती करके, मतलब महागठबंधन ने चोरी कर ली थी, डकैती की थी, उस पर डाका डाला था। और आपकी जो पार्टी है 2022 में इलेक्शन जब लड़ रही थी तो छोटे छोटे यूपी में दलों से आपने गठबंधन किया था। रालोद था, सुभाषपा और जनवादी पार्टी, इस तरह से कई सारे लंबी फहरिस्त है। इकरा हसन, आप कहती हैं कि 10% सीट की ज़रूरत होती है विपक्ष बनने के लिए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि भाजपा जब शुरुआत उन्होंने जब पार्टी की थी तो 2 सीट थी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़े और इंशाअल्लाह रहमान एमआईएम भी बढ़ेगी। ये पार्टी लोगों के दिलों में राज कर रही है और इसने अपने मतलब अपनी पार्टी का विस्तार किया और दायरा बढ़ाया है और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ता रहेगा। दोस्तों, ये वो मतलब लोग हैं जो इन दिनों एक्टिव हैं, क्योंकि सप्ताह 10 दिन बाकी है इलेक्शन को।
इसलिए इनको एक्टिवेट कर दिया गया है। और इसी तरह के लोगों को एक्टिवेट किया गया है सोशल मीडिया में भी। देखिए अभी मौलाना जारजीस साहब हैं, उनके बयान थे, तकरीर थी बंगाल इलेक्शन के टाइम में, और उन्होंने एमआईएम को काफ़ी टारगेट किया था और कहा था कि मुत्तहिद होकर के अपने वोट को ना बांटें और मुत्तहिद होकर के वोट करें। और एमआईएम ने उस वक्त फ़ैसला लिया था कि बंगाल इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और नहीं लड़ा था। और 3 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड के बीच ये बात उन्होंने कही कि बंगाल इलेक्शन। लेकिन इसे जो प्रोजेक्ट किया जा रहा, नया थंबनेल बना करके कुछ मतलबी लोग हैं जो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे चैनल हैं जो मतलब इस पुराने मतलब वीडियो को डाल करके मौलाना जारजीस का बता रहे हैं कि बिहार के लिए उन्होंने कहा, जबकि ये पुराना वीडियो इस तरह से लोगों को गुमराह करके और मुसलमान वोटों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक और मौलाना का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूर हूँ, हालांकि उनकी कोई अहमियत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि वो अपनी पार्टी बना लें यार, ख़त्म करें। क्यों बार बार तकरीर करते हैं और एमआईएम को टारगेट करते हैं। असद साहब पे आजकल टारगेट कर रहे हैं वो, और उन पे अटैक कर रहे हैं। और वो उनका नाम आप सब लोग बेहतर जानते हैं, अब्दुल्ला सालिम। मैं मौलाना नहीं कहूँगा, अब्दुल्ला सालिम। अभी उन्होंने फिर लाइव आके कहा कि मुर्शिद आलम उनका नाम ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं, इनका नाम लेकर के वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, किस दुनिया में हो आप? अल्लाह ताला इंसाफ करेगा। ये जो आपने जो चोला ओढ़ा था उतर गया, बेनकाब हो चुके हैं मौलाना सालिम साहब। अब खैर उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। दोस्तों अच्छी खबर ये है कि जिस तरह से कैंपेनिंग चल रही है, जो सर्वे मतलब पत्रकारों ने, अलग अलग लोगों एजेंसी ने मतलब किया है, उसमें से कुछ एक सीट का हमने जब एनालाइज़ किया और वहाँ के लोगों से बात की, कई लोगों से बात की, कुछ लोग राजद को भी पसंद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, एनडीए के भी अपने वोटर हैं। तो उसमें जो सीमांचल क्षेत्र में जो मतलब एमआईएम जो सीट मतलब जीत रही है बिहार में, और उसमें अमोर से इंशाल्लाह अख्तरुल ईमान साहब अच्छे वोट से जीत रहे हैं। देखिए पिछले बार भी जो है वो वोट में जो मतलब अंतर था वो काफ़ी लंबा अंतर था, लगभग 49-50 हज़ार के आसपास। इसको कम करना बहुत मुश्किल है। अब तो अख्तरुल ईमान साहब ने उतना काम भी कर लिया। तो यहाँ से एमआईएम सीट जीतती हुई नज़र आ रही है। जो कि हाट से मुर्शिद आलम साहब हैं, बहादुरगंज से तौसीफ़ अहमद साहब हैं, ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन साहब हैं, किशनगंज से शम्स आगाज़ साहब हैं, कोचा धामन से सरवर आलम हैं, कस्बा शनवा से है शहनवाज आलम, और बायसी से हैं गुलाम सरवर, शेरघाटी से है शाह अली ख़ान, और जाले से मैं नाम थोड़ा सा पढ़ने में मुझे गलती हो रही है। तो इस तरह से कुछ एक सीट है जहां एमआईएम की अब बहुत मजबूती से अपना मतलब कैंपेनिंग कर रही है, और उनके कैंडिडेट बहुत मजबूती से वहाँ जीतने के और बढ़ चले हैं, और इंशाअल्लाह रहमान वहाँ से हमें जीत हासिल होगी। अल्लाह जो हमें नवाजे, और उम्मीद है आप सब लोग दुआ भी कीजिए, और मेहनत तो कर ही रहे हैं, दुआ भी कीजिए कि एमआईएम अच्छी सीट से जीते, और जो अपनी क़यादत की बात है वो मज़बूत हो, और इंशाअल्लाह रहमान अच्छी न्यूज़ मिलेगी। इन्हीं बातों को लेकर के मैं आपके सामने आज की वीडियो में आया था। अगले वीडियो में कुछ अच्छी नई खबर लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू।